हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर। और मैं पंकज जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी लोगों को भाई जो इस समय जुड़ चुके हैं। और इस समय जो सबसे पहले आज हमारे पास जो कमेंट बॉक्स में नाम है वो है गुड़िया छेत्री जी का। तो गुड इवनिंग गुड़िया जी। उसके बाद हमारे साथ सिमरन जी हैं, रोहन जी जुड़ चुके हैं। रोहन जी कह रहे कि वेलकम बैक, सिर्फ 2 दिन क्लास नहीं हुई तो मन नहीं लग रहा 8 से है, ऐसा है क्या? चलिए, मेरा भी भाई ऐसा ही था कि आप लोगों के बीच 2 दिन हम लोग नहीं आ पाए तो हमें भी बड़ी बेचैनी होती है। अब आप लोगों से भाई डेली का ऐसा वो हो गया है कि रोज आना ही पड़ता है। मतलब ऐसा लगता है कि अगर नहीं आए उस दिन खालीपन सा लगता है। तो अभी 2 दिन जो नहीं आए तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि 8-9 महीने से आपके बीच नहीं रहे। तो आपने खैर फिलहाल इस बीच हमारे बीच बहुत सारे लोग आप जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी लोगों को भाई, आदाब। एक बार मुझे जरूर बता दे यदि मेरी साउंड आप तक जो है धमाकेदार अंदाज में पहुंच रही है, तो मुझे एक बार यस करके बता दे। राधे राधे, नमस्कार सर, आज मैं पहले आई मोनिका भंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी, लेकिन आपने कमेंट बहुत बाद में दिया है। बहुत अच्छी जर्नी रही अंकित जी, बहुत आनंद आया। और आप सबके लिए भाई हम लोग दुआ भी मांग के लाए कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर जी, वंदे मातरम, जय भारत। हाँ जी, सब नमस्कार भाई, एक साथ आप सभी को स्टार्ट किया उससे 4-5 वीडियोस देख ली, बहुत हेल्प हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इसी तरह से भाई जुड़ते रहें। एक बार जरा मुझे बता दें कि क्या मेरी साउंड आप तक बेहतर तरीके से पहुंच पा रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार यस, यस आ रही है, साउंड एकदम ओके है। चलिए एक बार सभी लोग जरा जुड़ जाएं। फिर आज हमारा जो राजा आप सभी को पीछे दिख रहा होगा, यानी कि राजा प्रद्युमन शाह, उत्तराखंड के इतिहास में आज हमारी ये 11वीं क्लास है और राजा प्रद्युमन शाह पर हमारी आज स्पेशली चर्चा होने वाली है। सर धमाकेदार, सर नमस्कार, मामला धमाकेदार चल रहा है। चलिए एकदम धमाकेदार चलना चाहिए मामला भाई। रॉयल मैक्स रिटर्न का भी भाई बहुत बहुत स्वागत है। क्लास स्टार्ट सर, भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी आपने जो है वीडियो को इधर उधर नहीं पहुंचाया है। बहुत सारे लोग गोली की रफ्तार, हाँ गोली की रफ्तार से चलेंगे भाई। 3 ब्लॉग आर्ट्स, एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। फिर आज इस सेशन को हम लोग फटाफट से शुरू करेंगे, क्योंकि आज का जो शासक है, आज का शासक भाई बहुत ही धमाकेदार है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है और लास्ट वीडियो तक कनेक्टिविटी बनाए हुए हो या फिर लास्ट वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहे, तो आज आप लोगों को जो है मामला समझ आ जाएगा कि आज आखिर में होने क्या वाला है। आज वास्तव में राजा प्रद्युमन शाह, मुझे पंवार राजवंश में राजधानी श्रीनगर का जो इतिहास है, अजयपाल से लेकर यानी प्रद्युमन शाह तक, ये एक तरह से राजधानी श्रीनगर के प्रद्युमन शाह अंतिम राजा है। तो इस राजवंश में इस राजधानी में, राजधानी श्रीनगर में जो मुझे सबसे बेहतर राजा लगा वो प्रद्युमन शाह, और दूसरा हमारे पास पृथ्वीपति शाह भी थे। बाकी सब राजा बहुत अच्छे थे, पर मुझे पर्सनली इन राजाओं को पढ़ने में बड़ा आनंद आया। 3 दिन से क्लास बहुत मिस की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी भाई आप लोगों को बहुत मिस किया। तो ऐसा नहीं है, मंदिर गए थे आप सभी लोगों के लिए भाई दुआ मांगने। आज 2 राजा है, प्रद्युमन चंद और प्रद्युमन शाह। हाँ जी, आज 2 राजा भाई, प्रद्युमन चंद और प्रद्युमन शाह। चलिए ठीक है, जरा एक बार वीडियो को भाई शेयर कर दो। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। एलटी हिंदी की कट ऑफ पर बाद में चर्चा होगी, फिलहाल जरा अभी हम लोग प्रद्युमन शाह पर चर्चा करें। तो चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार पुनः उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अब मैं बढ़ने वाला हूं सीधा आगे। आज चर्चा का केंद्र बिंदु है राजा प्रद्युमन शाह। राजा प्रद्युमन शाह पर जो है हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ऐसा राजा जो अपने जीवन भर बड़ा अभागा रहा, यानी कि जब तक ये राजगद्दी पर रहा ये संघर्ष करता रहा। एक ऐसा राजा जिसे हम कह सकते हैं कि राजधानी श्रीनगर जो अजयपाल से लेकर, जब अजयपाल ने राजधानी श्रीनगर को बनाया तो अजयपाल से लेकर यानी कि प्रद्युमन शाह तक राजधानी श्रीनगर में एक से बढ़कर एक राजा आए और राजधानी श्रीनगर को इतना पावरफुल बनाया। तो इसी राजधानी श्रीनगर का जो अंतिम राजा हम लोग आज देखने जा रहे हैं वो राजा प्रद्युमन शाह है। एक ऐसा राजा जिसने एक षड्यंत्र के दौर से और एक ऐसी परिस्थितियों में, यानी कि जब उसका ना तो खुद की प्रजा ने साथ दिया ना उसका प्रकृति ने साथ दिया, उसके बावजूद भी यानी कि जो उसका अंत हुआ
वो बड़ी जो है हिम्मत के साथ हुआ। मतलब हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं भाई राजा में दम था, और आप लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसे राजा अगर गढ़वाल में और होते तो जो राजधानी श्रीनगर थी वो संभव तो आगे तक भी हो सकती थी। सर उत्तरकाशी के लाल चावल कब खिलवा रहे हो? भाई उत्तरकाशी के लाल चावल हम कहाँ से खिलवाए? उत्तरकाशी की जो घाटी है रामासेराई और कमल सेराई, अगर मुझे कोई वहां से देख रहा है तो भाई लाल चावल जरूर वहां के जो है टेस्ट करवाएं। एक बार हम भी देखें कि जीआई टैग जो है लाल चावल को मिला है। बहुत अच्छी रही भैजी भाई, हनोल की यात्रा हमारी बहुत शानदार रही, और जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर देखें। मैंने इंस्टाग्राम पर जो है सारी यात्रा अपनी, मैं सारी चीजें मेरी जो दिनचर्या होती है वो आप मेरे इंस्टाग्राम पर देखा करो। इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव रहता हूं तो वहां पर मेरी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आज फिलहाल एक ऐसे राजा के बारे में ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बड़ा आनंद आने वाला है। तो चलिए फटाफट से मैं शुरू करने वाला हूं। बस आप लोगों से विनती है कि शुरू करने से पहले एक बार जरा वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और लाइक तो भाई बनता ही है। तो लाइक, मुझे अब लाइक मैं आपको नहीं बोलूंगा, तो लाइक आप सीधा कर दिया करो। सर हिंदी कॉफी, अच्छा ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजा प्रद्युमन शाह, और ऐसा लग रहा कि राजा मैं ही हूं प्रद्युमन शाह। खैर चलिए, प्रद्युमन शाह की अगर हम बात करें तो 1786 से सन 1804 का जो शासनकाल है वो राजधानी श्रीनगर में पवार राजवंश के राजा के रूप में प्रद्युमन शाह का रहा। और आज हम लोग राजा प्रद्युमन शाह के बारे में ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपको लास्ट वीडियो मेरा ध्यान से देखा हो तो आपको बेहतर तरीके से स्टोरी समझ आएगी, और आप सोच भी रहे होंगे, जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आज लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर ने लास्ट समय जो है प्रद्युमन शाह के जो बड़े भाई थे जयकृत शाह, उनको हमने लास्ट टाइम पे उनका दी एंड देखा था कि कैसा बुरी परिस्थितियों में जो है उनका दी एंड हुआ था, यानी कि उनकी जो मृत्यु थी एक तरह से उन्होंने आत्महत्या की थी। और उस आत्महत्या के पश्चात अब होगा क्या वो आज इस वीडियो के माध्यम से आगे होने वाला है। सर आप फोन नहीं उठा रहे हैं? फोन भाई अभी जो है अनिल जी समय ही नहीं है, लगातार क्लासेस चल रही, कब उठाए? आवाज बुलंद आ रही है? हाँ आवाज तो भाई बुलंद आएगी, बुलंद हौसले हैं, बुलंद आवाज आएगी। चलिए बहुत बहुत संतोषी रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग भाई संतोषी रावत को फॉलो करें। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं लाइक करके ही क्लास में आती हूं, ये अटेंडेंस है आपकी। चलिए जी फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और अब चर्चा का विषय है प्रद्युमन शाह। सबसे पहले जो इसमें हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रारंभिक स्थिति हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रारंभिक स्थिति के साथ साथ हम लोग शासनकाल के दौरान जो आक्रमण हुए उस पर चर्चा होने वाली है। इसके साथ साथ हमारे पास गढ़वाल पर गोरखाओं का पहला आक्रमण पर चर्चा होगी, प्रद्युमन शाह के समय घटी प्राकृतिक घटनाओं पर चर्चा होगी, और साथ ही साथ अध्ययन का केंद्र बिंदु होगा गढ़वाल पर गोरखों का दूसरा आक्रमण, और अंत करेंगे हम राजधानी श्रीनगर का अंत और गोरखाओं का उत्तराखंड पर आधिपत्य। पता नहीं भाई ये लाल चावल ऑनलाइन उपलब्ध है या नहीं है, मुझे तो कुछ भी इस बारे में मालूम नहीं है। खैर फिलहाल अगर कोई इस घाटी से है भाई, रामासेन की घाटी से अगर कोई है तो आप लोग जो है थोड़ा सा चावल जरूर हमको भी खिलाएं, हम भी देखें कि जो भाई जीआई टैग हमारी जो है इस घाटी को मिला है लाल चावल के लिए, तो हम भी खाना चाहेंगे इस लाल चावल को। खैर फिलहाल आज हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रद्युमन शाह, और सबसे पहले हमारी प्रारंभिक स्थिति। चलिए प्रद्युमन शाह में सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति पर चर्चा की जाए और विस्तार से जो है प्रद्युमन शाह के बारे में जाना जाए। देखिए अगर हम प्रद्युमन शाह की बात करें तो प्रद्युमन शाह के समय जो प्रारंभिक स्थिति से पहले हल्का सा हमको जानना पड़ता है इससे पहले की स्थिति की आखिर में चल क्या रहा है, और प्रद्युमन शाह जब गढ़वाल का राजा बनता है तो उस दौरान आखिर में हो क्या रहा है। हल्का सा आपको फ्लैशबैक में ले जाएंगे और थोड़ा सा समझाएंगे कि आखिर में गढ़वाल में चल क्या रहा है और प्रद्युमन शाह है कहां पर। चलिए फिर आइए, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके थे कि यहां पर जो चंद राजवंश था, और इस चंद राजवंश में जो प्रद्युमन शाह, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं, एक राजा हम लोगों ने पढ़ा था ललित शाह, अगर आपको याद होगा। और राजा ललित शाह के जो 4 पुत्र थे, उन 4 पुत्रों का जिक्र अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और उन 4 पुत्रों में हम लोगों ने पढ़ा था महारानी कुंतली और महारानी डोडियाली के पुत्र थे, जिनमें से आपको पहला पुत्र देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा था वो जयकृत शाह था, अगर आपको याद होगा जयकृत शाह।
और जयकृत शाह का जो अपना रियल भाई था वो कौन था? प्रीतम शाह। ये महारानी क्विंटली के बेटे थे। तो ये दो बेटे तो ललित शाह के थे। और दूसरी रानी से डोडियाली से जो पैदा हुए थे वो सबसे पहला बड़ा बेटा था कौन? प्रद्युम्न शाह। और दूसरा यहां पर था पराक्रम शाह। ये जरूर समझना है क्योंकि यहां पर इनका इंपॉर्टेंट है पराक्रम शाह। असल में हम लोगों ने देखा था कि ललित शाह की जो है सन 1780 में, अगर आपको याद हो रहा होगा यहीं पर लिख देता हूं, 1780 में जब ललित शाह वापिस आ रहा था और इसने जो है चंद राजवंश को विजित किया था और चंद राजवंश को जीतने के बाद यहीं पर इसने अपना जो ये वाला बेटा था प्रद्युमन शाह, इसको प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठाया था। यहां तक की स्टोरी आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और हमने देखा था कि प्रद्युमन चंद जो है सन 1780 में चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा था और आगे चलकर सन 1786 तक हम लोग इसका शासनकाल केवल और केवल जब चंद राजवंश पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग विस्तार से जो है इन्हें देखेंगे। खैर फिलहाल हुआ क्या मामला, तो हम लोगों ने देखा था कि जिस समय ये वापस आ रहा था और 1780 में दुलाड़ी नामक स्थान पर जो है मृत्यु हो गई थी। किसकी? याद आ रहा है किसकी मृत्यु हुई थी? यानी इनके पिता ललित शाह की। तो ललित शाह वापिस अपने गढ़वाल नहीं पहुंचता है और 1780 में ललित शाह की भी अचानक से जो है मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। तो ललित शाह का एक बेटा तो गद्दी पर बैठ गया था प्रद्युमन चंद के नाम से यहां पर, और जो दूसरा बेटा था वो फिर गढ़वाल की प्रजा ने बैठा दिया था, यानी कि जो बड़ा बेटा था जयकृत शाह यहां पर। ये शॉर्ट में आपको स्टोरी समझा रहा हूं। ये है जयकृत शाह। जब जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठा तो हमने एक खास बात देखी कि इसका टाइम पीरियड जो है षड्यंत्रों का टाइम पीरियड रहा। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है खंडूरियों के, डोभालों के, नेगियों के षड्यंत्र चले और फिर कैसे देहरादून के घमंड सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका देखी। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो ये षड्यंत्रों का टाइम पीरियड था, इस षड्यंत्र में जो है इधर से भी प्रद्युमन चंद की तरफ से एक शख्स था और वो था यानी हर्षदेव जोशी। सारा के सारा जो खेल कर रहा है वो कौन कर रहा है? हर्षदेव जोशी कर रहा है। हर्षदेव जोशी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि इसके षड्यंत्र प्लस खुद इसके बेचारे के षड्यंत्र के कारण मजबूरन होकर जयकृत शाह को क्या करना पड़ा? अपने रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में जाकर इसी के अंदर जो है आत्महत्या करनी पड़ी। और ये मैं आपको लास्ट तक समझा चुका हूं विस्तार से। इधर हो गई थी आत्महत्या जयकृत शाह की। जैसे ही जयकृत शाह की आत्महत्या होती है, अब ध्यान से देखना क्योंकि यहीं से खेल शुरू होता है जो मैं आज का राजा पढ़ाने वाला हूं, यानी राजा प्रद्युमन शाह। राजा प्रद्युमन शाह कैसे गद्दी पर बैठता है? तो सबसे पहले जब इसको समाचार मिलता है कि इसका जो भाई है उसने आत्महत्या कर ली, और ध्यान से सोचो कि प्रद्युमन शाह को कुछ भी पता नहीं था जो कुमाऊं में चल रहा था, क्योंकि प्रद्युमन शाह का जो प्रधानमंत्री था कौन? यानी कि हर्षदेव जोशी। ये असल में सारे काम यही करवा रहा था, इसीलिए प्रद्युमन शाह को अनभिज्ञ था इन सभी घटनाओं से। खैर जो भी हुआ, प्रद्युमन शाह को खबर पहुंचती है कि हमारे जो भ्राताश्री है बड़े भाई जयकृत शाह, उनका निधन हो गया। जब उनका निधन होता है तो भाई है, ये बेचारा सीधा यहां से दौड़े चले आता है और इधर पहुंच जाता है। तो जब प्रद्युमन शाह इधर पहुंचता है गढ़वाल में और कुमाऊं का पूरा की पूरा राजपाट हर्षदेव जोशी के हाथ में सौंप देता है कि ले भाई ये कुमाऊं अपना पकड़ और मैं जा रहा हूं गढ़वाल। हर्षदेव जोशी बहुत प्रसन्न हो गया। हर्षदेव जोशी तुरंत जो है यहाँ का सर्वे सर्वा बन गया कुमाऊं का। ये यहाँ का सर्वे सर्वा बना ही था और इधर वापिस प्रद्युमन शाह जो है प्रद्युमन चंद के नाम से, प्रद्युमन शाह के नाम से वापिस गढ़वाल में आया और राजा बनना चाहता था। लेकिन जब इसने माहौल देखा गढ़वाल का तो ये भौचक्का हो गया। जैसे वापिस पहुंचता है तो वापिस पहुंचने के बाद गढ़वाल में जो है अफरा तफरी का माहौल है। गढ़वाल में एकदम षड्यंत्र का माहौल चल रहा है। वैसे भी षड्यंत्र का पहले से माहौल चल रहा था गढ़वाल में, लेकिन इसके वापिस आने के बाद गढ़वाल में और भयानक तरीके का षड्यंत्र चल रहा है। तो ये है प्रद्युमन शाह के समय गढ़वाल में प्रारंभिक स्थिति, मतलब जब ये गढ़वाल पहुंचता है ये स्थिति, हालत ऐसी है। जब वापिस पहुंचता है तो हल्का सा आगे चर्चा होगी कि अब जैसे जयकृत शाह की मृत्यु होती है राजा कौन बनेगा? गढ़वाल का राजा। इधर से प्रद्युमन शाह का भी वापिस ऑर्डर आगे कि मैं आ रहा हूं। तो गढ़वाल की जो यहाँ की प्रजा थी, इस समय गढ़वाल की जो पावर थी वो सारी की सारी फिर से यानी कि दो शख्स थे खंडूरी बंधु, इनके हाथों में थी। अब फिर से इनकी पावर थी इस दौरान, क्योंकि जब जयकृत शाह था तो उस समय ये बड़े मंत्री थे और ये जो खंडूरी में थे इनमें दो शख्स आपको याद रखने हैं। एक था रामा खंडूरी
कौन था? तो एक था रामा खंडूरी और दूसरा था धरणी खंडूरी। तो रामा खंडूरी और धरणी खंडूरी दोनों की दोनों जो है एक तरह से बहुत ही पावरफुल थे, यानी गढ़वाल रियासत के ऊपर। कहने का मतलब है कि गढ़वाल में जो सर्वाधिक पावर है इस समय वो इन दो शख्सों के हाथ में है, रामा खंडूरी, धरणी खंडूरी। मतलब पूरा मंत्रिमंडल, पूरा प्रशासन आप कह सकते हैं कि इन दो के इर्द गिर्द घूमता है। खैर फिलहाल जयकृत शाह की मृत्यु हो गई और गढ़वाल में विचार हो रहा है कि अगला राजा कौन बनेगा। अब ध्यान से देखो कि अगला राजा कौन बन सकता है। एक तो बचा है प्रीतम शाह, नियम अनुसार बनना था प्रीतम शाह को, क्योंकि जयकृत शाह का ही भाई राजा बनता। और दूसरा प्रद्युमन शाह का भाई है कौन? पराक्रम शाह। तो ऑफर जो है इन दो के पास दिया गया, प्रीतम शाह और पराक्रम शाह के पास। पहले तो दिया गया प्रीतम शाह को कि भाई देखो अब जो है आपको गढ़वाल की रियासत संभालने पड़ेगी, आपको गढ़वाल का राजा बनना पड़ेगा। अब ये जो प्रीतम शाह था ये शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसको कोई लेना देना नहीं था कि मुझे भी जो है गढ़वाल का राजा बनना है या इसने कभी ऐसे ख्वाब देखोगे। ये था बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। इसने कहा कि भाई कोई नहीं, मुझे गद्दी गुद्दी कुछ नहीं चाहिए, आप लोग रखो, जो भी राजा बनना बनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आराम से रहने दो। यानी प्रीतम शाह, जिसको जो जयकृत शाह का भाई है, जिसको राजा बनना था, उसने साफ साफ कह दिया कि मैं राजा नहीं बन सकता। तो फिर जाहिर सी बात है कौन बनना था? पराक्रम शाह। तो गढ़वाल की जनता ने जो है यहां पर खड़ा कर दिया किसको? पराक्रम शाह को, कि भाई अगला राजा जो है अब हमारा, तो जयकृत शाह के स्थान पर कौन बैठेगा? पराक्रम शाह राजा बनेगा। तो पराक्रम शाह भी खुश हो गया, ठीक है जी मैं राजा बनूंगा, गद्दी पर मैं बैठूंगा। तो यहां पर जो है इनका डिसाइड हो गया था गढ़वाल में, गढ़वाल रियासत का, पवार रियासत का, कि राजा कौन बनेगा। भाई सीधी सी बात है, राजा बनेगा कौन? यानी कि पराक्रम शाह। लेकिन तब तक हमारे जो है उधर से पहुंच गए कौन? यानी कि भाई साहब प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह आए और आपको सभी को पता है कि प्रद्युमन शाह को जो है, जो तो रानियां थी जयकृत शाह की, याद आ रही है स्टोरी? तो जयकृत शाह की रानियां तो प्रद्युमन शाह को देखना भी नहीं पसंद करेगी, क्योंकि उनको पता था इसकी पत्नियों को, इसकी रानियों को, कि ये सब काम प्रद्युमन शाह ने करवाए हैं। इसीलिए रानियां नाराज है, रानियां नाराज है तो राज परिवार इससे नाराज है, पूरा की पूरा राज परिवार नाराज था प्रद्युमन शाह से। उनको ऐसा प्रतीत होता था कि जो भी जितने आक्रमण गढ़वाल पर हुए वो सारे के सारे जानबूझकर प्रद्युमन शाह ने करवाए। तो राज परिवार तो बिल्कुल खिलाफ है प्रद्युमन शाह के, एक ध्यान से समझना। दूसरा पदाधिकारी और मंत्रीगण। फिर मामला आया पदाधिकारी मंत्रीगणों के पास, उन्होंने कहा कि भाई ये तो है ही नहीं हमारा प्रद्युमन शाह, कहां से आ गया ये गढ़वाल में? ये तो अब गढ़वाल महाराज जब अपने भाई की हत्या कर दी, ये तो राजा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता हमारा, ये तो चंद नाम से गद्दी पर बैठा है, हम तो अपना राजा बैठाएंगे गद्दी पर। तो कहने का मतलब है कि इसे जो प्रशासनिक अधिकारी थे और जो मंत्रीगण था, उन्होंने भी जो है साफ साफ नकार दिया कि हम जो है गद्दी पर नहीं बैठा सकते प्रद्युमन शाह को। अगला निर्णय था जनता, प्रजा। प्रजा तो सबसे इंपॉर्टेंट थी। प्रजा को कहा गया कि भाई जो है प्रजा का भी एक निर्णय लिया गया कि प्रजा पसंद करती है, प्रजा चाहेगी। प्रजा बहुत सख्त नाराज है प्रद्युमन शाह से, क्योंकि जो जोशियानी कांड हुआ था, इस जोशियानी कांड में मैंने बताया था ना, जोशियानी कांड हुआ था 1786 में, इधर से भयानक आक्रमण किया था इसने हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं से, और जोशियानी कांड में श्रीनगर को जला दिया था पूरा की पूरा। तो ऐसे में प्रजा बहुत नाराज थी प्रद्युमन शाह से। उनको यह लगता था कि प्रद्युमन शाह ने इतना बड़ा कांड करवाया और अब यहां पर जो है ये राजा बनेगा भाई। तो इस वजह से जो है ये भी बिल्कुल सख्त नाराज है। खैर कुल मिलाकर कहने का मुद्दा यह है कि राजा प्रद्युमन शाह से सख्त नाराज है पूरा की पूरा गढ़वाल का तंत्र। देखते हैं कि कैसे प्रद्युमन शाह गद्दी पर बैठेगा, कैसे प्रद्युमन शाह जो है अब अपने आप को दोबारा से प्रद्युमन चंद की जगह प्रद्युमन शाह के नाम से पवार रियासत की गद्दी पर बैठेगा। कौन से गेम खेलेगा प्रद्युमन शाह, कैसे दिल जीतेगा प्रद्युमन शाह, इनका ये सारी की सारी चीजें जो है अभी सोचनी है और आप दिमाग दौड़ाओ कि कैसे गद्दी पर ये बैठ पाएगा। सोचने वाला विषय है। जब तक इसको हम सोचेंगे तब तक आप जरा वीडियो को शेयर करो। अभी तक बहुत सारे लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है,
नमस्कार, गुड इवनिंग सर। लेक्चरर फीस बता दीजिए। लेक्चरर की फीस हमारी 3,000 रुपये मात्र है। आप लोग जाइए और ऐप से फटाफट से लीजिए, एकदम धमाकेदार अंदाज में कोर्स चल रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि आप लोग लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे लेक्चरर स्क्रीनिंग के कोर्स से जुड़ सकते हैं। और लेक्चरर हिंदी का मेंस का कोर्स बन गया है और जल्द आपके लिए नई खुशखबरी फिर से, जो लोग लगातार निरंतर मैसेज कर रहे हैं कि लेक्चरर इंग्लिश का बैच इस बार यूनिक तरीके से शुरू होने वाला है और जल्द आपका लेक्चरर इंग्लिश का बैच भी शुरू होने वाला है। तो मेंस के लिए हमारा लेक्चरर इंग्लिश का भी शुरू होने वाला है। तो जो भी इच्छुक है, इंग्लिश में जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर आप सभी के पास है। मुझे आप मैसेज करें, मैसेज में जो है अपना भेजें इंग्लिश करके कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं इंग्लिश के लिए और आप लोग जो है मुझे मैसेज करके लेक्चर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो स्पेशल इंग्लिश के लिए हमारा बैच बन रहा है और जल्द ही हमारा बैच जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इसके लिए भी बनने वाला है। तो धैर्य बनाए रखें, सबके लिए आपके लिए बैच बन रहा है। पॉलिटी का भी बैच बनने वाला है। 3,000 से थोड़ा कम कर दो। 3,000 से थोड़ा कितना करें? हमारा जो है 2899 का कोर्स है, तो आप ले लेना। 28 नहीं, 2999 का। 3,000 से थोड़ा सा कम है। हाँ जी, उत्तराखंड पीसीएस के लिए आप मेरे उत्तराखंड मेंस के नोट्स भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। पूरा कोर्स बना है, बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब एकदम बहुत ही मददगार आपके लिए होगा। तो मेरा पीसीएस के लिए भी इस कोर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बायो की क्लास भी अवेलेबल होने वाली है, टेंशन ना ले। खैर फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो हमारी चल रही है बड़ी भयानक, और जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस समय आप वीडियो को शेयर करें ताकि और भाई बंधु हमारे साथ जुड़े और वो भी जाने कि आखिर में प्रद्युमन शाह गद्दी पर बैठेगा कैसे, कौन सा जो है गेम खेलना पड़ेगा प्रद्युमन शाह को। आप भी अपना एक दिमाग दौड़ाइए कि प्रद्युमन शाह क्या करेगा। प्रजा नाराज है। प्रद्युमन शाह का खुद का भाई यानी कि पराक्रम शाह सबसे बड़ा विरोध इसने किया इसका कि भाई कहां से वापस आ रहा, अब गद्दी पर नहीं बैठ सकता। समझ गया? क्योंकि गद्दी पर बैठ रहा है जबकि इसका रियल भाई है, ये खुद राजा बनना चाह रहा। इसने सबसे बड़ा विद्रोह किया था प्रद्युमन शाह का, अपने भाई का, कि भाई गद्दी पर आप नहीं बैठ सकते। आप जो है चंद राजा थे, गद्दी पर केवल अब मैं बैठूंगा क्योंकि मुझे गढ़वाल की जनता, गढ़वाल का मंत्रिमंडल, गढ़वाल का प्रशासन और गढ़वाल का राज परिवार बैठा रहा, इसलिए गद्दी पर मैं बैठूंगा। आपको यहाँ पर कोई भी, हाँ डेमो क्लासेस आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहे, आपको डेमो क्लासेस मिलेगी, आप चिंता ना ले निशा जी। और आपके यूट्यूब पे बाकायदा जो है हमारे सर आएंगे और आपको डेमो क्लासेस देंगे। तो भाई मुद्दा ये था कि आखिर में जब सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कैसे गद्दी पर ये बैठेगा। सर मैंने भी पूछा था कुछ। अच्छा दिव्या टमटा जी, आपने कुछ पूछा था, देख ही लेता हूँ, आप नाराज मत हो। देखो मुझे बड़ा दुख होता है जब नाराज होते हैं आप लोग। कहाँ पूछा आपने? कहाँ देखो आपका मैसेज? अभी इतना पीछे जाना पड़ेगा, बैक गियर मारना पड़ेगा मुझे। सर जरूर होगा। एलटी वालों के लिए छूट है। हमारे जितने भी हमसे एलटी में जुड़े हैं आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर आपको कोर्स लेना होगा, जितने भी हमारे पास एलटी में जुड़े थे, मैंने हर बार आपको बोला आप मुझे मैसेज कीजिएगा। आप लोगों के लिए वास्तव में जो है कोर्स छूट में मिलेगा, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा जब भी चाहिए होगा, डायरेक्ट मत लीजिएगा। खैर फिलहाल स्टोरी जबरदस्त चल रही है। चर्चा का विषय है नेक्स्ट, और चर्चा का विषय है कि प्रद्युमन शाह गद्दी पर कैसे बैठेगा। देखो अब आएगा प्रद्युमन शाह का राजपाट, कैसे बैठेगा ये गद्दी पर, सोचने वाला विषय है, बहुत ही तकड़ा। खैर आप लोगों ने दिमाग दौड़ा दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे गद्दी पर ये बैठेगा। भाई प्रद्युमन शाह है, कुमाऊं का राजा हर्षदेव जोशी से सीख कर आया, ये समझ रहे आप। यहां पर मामला बहुत पेचीदा है। देखो अगर तो हम यहाँ की बात करें तो चंद गद्दी को इसने छोड़ दिया है, और चंद इसने सारा के सारा किसके हाथों में दे रखा है? हर्षदेव के हाथों में दे रखा, खुद वापस आ गया है। जब ये वापस आता है तो उस दौरान क्या हुआ, 1786 की बात है, 1786 की। इस दौरान ये जो बेल्ट है, मैंने आपको हर बार बता रखी है कि अब ये बेल्ट किसके हवाले है। अब ये बेल्ट कटेहरों के पास है, ये बहुत पावरफुल हो गए हैं। जब आप पूरा इतिहास मुझसे डिटेल से पढ़ेंगे तब आप ये कटेहल और रूहेलों को आप ढंग से समझेंगे। कटेहर और रूहेल नीचे तराई क्षेत्र में रहते हैं, और कटेहर रूहेल जो तराई क्षेत्र में रहते हैं,
इन्हीं का इस समय एक राजा है बड़ा पावरफुल यहाँ पर, और ये राजा है गुलाम कादिर। कौन है इस समय राजा? तो यहाँ पर राजा है गुलाम कादिर। और 1786 का गढ़वाल में गुलाम कादिर का भयानक आक्रमण हुआ। 1786 में गढ़वाल पर गुलाम कादिर का जो आक्रमण था ये सीधा इस जगह पर हुआ। और जब इसकी सेना धीरे धीरे यहां से राजधानी श्रीनगर की ओर आगे बढ़ रही थी तो उस समय हाथ पांव फूल गए पंवार प्रशासन के। पंवार प्रशासन जो है सख्ते में आ गया कि ये क्या हो गया, और पूरा की पूरा पंवार प्रशासन छलनी होने वाला था। क्योंकि जस्ट अभी अभी जो है बहुत बुरी सिचुएशन से जो हमारा जयकृत शाह था, भाई जयकृत शाह के समय आपको याद होगा कि देहरादून को बार बार लूटा, सिखों ने लूटा, गुजरों ने लूटा और राजपूतों ने लूटा। तो इन्होंने जो है देहरादून को एकदम कंगाल कर दिया था। और अब अचानक से जो है फिर से आक्रमण, राजकोष एकदम खाली पड़ा हुआ है इसका, इतना ज्यादा गढ़वाल रियासत में पैसा भी नहीं अभी, और अचानक से जो है इतना भयानक आक्रमण भी हुआ। और जब यह आक्रमण हुआ तो इस समय हीरो बनकर सामने आए कौन? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह ने कमान संभाली और अपनी सूझबूझ से इस आक्रमण को जो है गुलाम कादिर के आक्रमण को, ये जो आक्रमण था रोहिलों का आक्रमण, इस आक्रमण को विफल कर दिया। जैसे ही प्रद्युमन शाह ने इस आक्रमण को विफल किया कटेरों का, प्रजा जो है बहुत ही प्रसन्न हुई। प्रजा का पूर्ण समर्थन जो है प्रद्युमन शाह को मिल गया। प्रजा ने कहा कि भाई बड़े लंबे समय बाद हम तो बहुत परेशान थे, बार बार कितने आक्रमण होते थे, बार बार हम लोगों को परेशान किया जाता था, और प्रद्युमन शाह ने हमको बाह्य आक्रमण से बचाया है। और जब इतने बाह्य आक्रमण से बचाया है तो फिर जनता ने तो सीधा सीधा समर्थन दे दिया कि हम तो भाई राजा किसको चाहेंगे? प्रद्युमन शाह को। और इस दौरान जब ये प्रद्युमन शाह ने सेना को लीड किया था तो बहुत सारे लोग जो है इस समय पदाधिकारियों में प्रद्युमन शाह की तरफ भी शामिल हुए। काफी सारे लोगों को प्रद्युमन शाह ने मंत्रीगण में अपनी तरफ मिला लिया था। और अपनी तरफ मिलाने के बाद सबसे पहले इसने क्या किया? प्रद्युमन शाह ने जो रामा खंडूरी और धर्मी खंडूरी थे, धरणी खंडूरी, जो इस समय बड़े पावरफुल थे, उन दो को रास्ते से हटाने का प्रयास किया कि मैं इनको कैसे रास्ते से हटा सकता हूं। क्योंकि वही सबसे बड़ी जो है एक प्रकार से समस्या की जड़ थी। क्योंकि वो लोग खुद के ख्वाब देख रहे थे गढ़वाल में बैठने के। रामा खंडूरी बहुत पावरफुल थे, वो पूरा प्रशासनिक उनकी तरफ था, तो वो गद्दी पर बैठने के ख्वाब देख रहे थे, रामा खंडूरी और धरणी खंडूरी। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो रामा खंडूरी है और धरणी खंडूरी, इन दो को जब तक ये गद्दी से या इनको रास्ते से ना हटाए तब तक इसका गद्दी पर बैठना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तो प्रद्युमन शाह सबसे पहले रामा खंडूरी और धरणी खंडूरी के लिए क्या करता है? एक प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्राम क्या बनाता है? तो ये जो है अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इन दोनों की जो है रातों रात क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और रातों रात हत्या करने के बाद कुछ अलग अलग कारणों से कहा जाता है कि जो गढ़वाल का जो राजप्रसाद था ये वाला, तो ये जो गढ़वाल की गद्दी थी, राजप्रसाद था, इस राजप्रसाद को जो है उठाकर ले जाते हैं कुमाऊं की तरफ। कहा जाता है कि भाई इनका जो मामा कोट था वो कुमाऊं से था, दोनों का, तो इनका जो है वो राजपाट इधर कहीं कुमाऊं की तरफ जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। और बाद में अगले दिन जनता को दिखाते हैं कि ये दोनों की दोनों जो है यहाँ का राजपाट जो है चोरी करके ले जा रहे थे। और प्रद्युमन शाह ने जनता के सामने, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रीगण सबके सामने ये दिखा दिया कि ये दोनों की दोनों जो है गढ़वाल का राजप्रसाद चोरी करके ले जा रहे थे, इसलिए हमने इनको मार दिया जनता के सामने। और वाही प्रद्युमन शाह की, और प्रद्युमन शाह की वाही होने लगी तो धीरे धीरे जो है जनता का समर्थन भी मिल गया, और साथ ही साथ जो है इसको यानी कि इसके अधिकारियों का समर्थन भी मिल गया। और जब ये सब इसको मिल गया तो जो है इसी को अगला राजा यहां पर स्वीकार कर दिया। तो इस तरह से गद्दी पर जो है बैठा कौन? यानी कि प्रद्युमन शाह के नाम से ये अगला राजा। प्रद्युमन शाह गद्दी जो है सन 1786 में प्राप्त करता है, और सन 1804 तक ये गढ़वाल रियासत में अगला पंवार राजवंश का राजा होगा। यानी कि राजधानी श्रीनगर का ये अंतिम राजा है, और पंवार राजवंश का राजधानी श्रीनगर का बहुत ही पावरफुल राजा है। अभी तक के इतिहास को देखकर तो यही लगता है कि हाँ, वास्तव में योग्य राजा है राजा प्रद्युमन शाह। अपनी सूझबूझ के आधार पर रोहिलों के आक्रमण से, गुलाम कादिर के आक्रमण से गढ़वाल को बचाया, और साथ ही साथ दोबारा से फिर से इस षड्यंत्र को खत्म करके अपने आप को गद्दी पर बैठाया। यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी।
चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा जरा वीडियो को आज आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही आलसी बने हुए हैं आप लोग, तो वीडियो को यार थोड़ा शेयर भी कर दो। इतना धमाकेदार राजा है आपके बीच आया और आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे। जल्दी पॉलिटिक्स भी स्टार्ट होगी। तो भाई उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक तो आनंद आया होगा और उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। कोई परेशानी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां से फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो राजा प्रद्युम्न शाह ऐसे गद्दी पर बैठा। अब जब गद्दी पर प्रद्युम्न शाह बैठेगा तो अब बेचारे के जो है 1786 में जैसे ही गद्दी पर बैठता है, 1788, 1789 और 1790 लगातार इसके समय देहरादून को लूटा गया। ध्यान से देखेंगे। चलिए जी, तो अब शुरू करते हैं, यानी कि इसके राजपाट के बाद। तो पहला हमारा जो है 1786 से लेकर जब ये गद्दी पर बैठा 90 तक का इतिहास। तो ध्यान से आप देखेंगे 1786 से 1790 तक का इतिहास। अब मैं बांट बांट के पढ़ाऊंगा टुकड़े टुकड़ों में, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको जो है टुकड़े टुकड़ों में समझ भी पाएंगे। खैर फिलहाल इसने जो है चंद का हिसाब किताब छोड़ दिया है कि जा भाई, और इसने जो है अब थोड़ा सा हल्का सा फोकस यहां डालो। चंद का इसने किसको दे रखा राजपाट? हर्षदेव को। जैसे ही इसने हर्षदेव के पास राजपाट दिया, हर्षदेव जोशी के पास, तो इस हर्षदेव जोशी का फायदा कौन उठा रहा था? अब आपको याद होगा जब ललित शाह ने आक्रमण किया था तो उस समय यहाँ का जो राजा था एक सैनिक था छोटा सा, और कौन था? मोहनचंद। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा, मोहनचंद था। और मैंने कहा था कि जब ललित शाह ने आक्रमण किया तो मोहनचंद भाग गया था नीचे। अब इस बार क्या हुआ कि मोहनचंद को पता चल गया था कि भाई जो प्रद्युम्न शाह वो तो चले गया गढ़वाल, तो तुरंत मौका का फायदा उठाए मोहनचंद ने आक्रमण किया और हर्षदेव जोशी जो है तुरंत भागकर जो है, और हर्षदेव जोशी इससे युद्ध में हार गया। इन दोनों के बीच क्या हो गया? युद्ध हुआ, और इस युद्ध में हार हुई किसकी? हर्षदेव जोशी। अब जब हर्षदेव जोशी हारा, ध्यान से समझना स्टोरी यहाँ का क्या हो रहा है। इधर अभी फिलहाल छोड़ो, गद्दी पर कौन बैठ गया? तो यहाँ तो मैंने बैठा दिया, प्रद्युम्न शाह गद्दी पर बैठे हैं। ध्यान से देखेंगे इधर राजा कौन है? प्रद्युम्न शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया है, ये वाला। अब प्रद्युम्न शाह जब यहां गद्दी पर बैठा और जब प्रद्युम्न शाह ने पूरी स्टोरी को सुना कि भाई यहां पर जो है कि ऐसे ऐसे करके पत्र आते थे गढ़वाल से, वहां से कुमाऊं से, तब ये शौक हो गया कि मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, और गढ़वाल में ऐसे पत्र भेजे जा रहे, मैंने तो कभी युद्ध के लिए इतने बड़े आक्रमण की बात ही नहीं की। तो इसको पता चल गया कि जो गेम खेला वो सारा की सारा इसने खेला, यानी हर्षदेव जोशी का सारा गेम प्रद्युम्न शाह को पता चल गया था यहाँ आके। और यहां पर भी मामला क्या हो गया? मोहनचंद ने अटैक कर दिया, हर्षदेव जोशी हार गया बुरी तरह से। हर्षदेव जोशी सीधा जान बचाकर भागकर कहां पर आ गया? किसकी शरण में आ गया। और जैसे शरणों में आता है तो प्रद्युम्न शाह से मांगता है कि मुझे जो है दोबारा से राजा बना दीजिए वहां का। वहां मोहनचंद ने फिर से अटैक कर दिया। तो इस बार प्रद्युम्न शाह को सब पता था। उसने कहा कि देख भाई चुपचाप से निकल जा, नहीं तो कि जो है मौत की सजा सुना देंगे। मुझे सब पता चल गया है कि सारा जो गेम था ये सारा की सारा आपकी वजह से हुआ है, और पूरा मेरा भाई की जो मृत्यु हुई वो आपकी वजह से हुई है। आपने हमारे बीच गलत फहमी पैदा की, इसीलिए सारी चीजें हुई। तो इसको जो है मारा तो नहीं, लेकिन इसको लात मार के भगा दिया। ये गुस्से में आ गया सीधा कहां पर? यूपी में। नीचे आ गया यहाँ पर। जब यहां पर पहुंचता है तो यहां का जो मामला था, यहां पर भी इसको कोई सहायता जो है इनसे कटेहरों से बिल्कुल नहीं मिली। तो कटेहरों के पास इसको कोई सहायता नहीं मिली, और जब कटेहरों के पास कोई सहायता नहीं मिली तो भागकर सीधा कहां पहुंच गया? यानी कि नेपाल आ गया। देखो हर्षदेव जोशी कितना खतरनाक व्यक्ति है, ऐसे थोड़ी ना कुमाऊं चाणक्य। नेपाल पहुंच गया भाई हर्षदेव जोशी सीधा। तो अब हर्षदेव जोशी तो फिलहाल नेपाल है, और 1786 से 1790 के बीच अब यहां पर क्या होती है? कुछ छुटमुट घटनाएं होती है। जैसे एक तो सिख है,
इस समय सिख भी लगातार आक्रमण करते हैं। ये सिख लोग देहरादून को लूटते हैं, आक्रमण करते हैं। दूसरा, हल्के से इन रोहिलों का आक्रमण होते हैं, ये भी देहरादून को लूटते हैं। और जो ये यहाँ पर है हमारे पास हरिद्वार, इधर हमारे पास है गुर्जर रियासत, इन गुर्जरों ने भी देहरादून पर आक्रमण किया, इसको लूटा। कहीं ना कहीं ये बार बार जो है प्रद्युमन शाह को कमजोर कर रहे और देहरादून को लूट रहे। तो बड़ी मुश्किल से 1786, 87, 88, 90 तक का दौर गया इनकी लूटों के साथ, इन्होंने देहरादून को लूटा। प्रद्युमन शाह ने कहा कि ठीक है। इस दौरान बेचारे ने प्रद्युमन शाह ने बड़ी मुश्किल से दोबारा से प्रद्युमन शाह ने पमार रियासत को थोड़ा सा पावरफुल बना दिया, यानी राजकोष में खूब पैसा भी आ गया था। दोबारा से गढ़वाल की जनता का दिल जीता था, प्रजा का दिल जीता था, अपना पूरा बढ़िया सा प्रशासनिक तंत्र बनाया था, खूब बढ़िया एकदम सिस्टम बना दिया। मतलब पमार रियासत को प्रद्युमन शाह ने दोबारा से, जिसकी हालत बिल्कुल खस्ता थी, इसको मजबूत बना दिया। लेकिन बहुत गड़बड़ मामला कर रखा किसने? गड़बड़ मामला कर रखा हर्षदेव जोशी ने। हर्षदेव जोशी सीधा भागकर कहां पर पहुंच रखा? नेपाल राजा के पास पहुंच रखा है। और नेपाल राजा को जो है इसने साफ साफ सारी स्टोरी बता दी है कि महाराज कुमाऊं में बहुत बुरी स्थिति है। नेपाल राजा को बता रहा है, क्योंकि इसको पता है कुमाऊं में वापस मोहनचंद आ गए। बोला कुछ नहीं, वहां पर केवल मोहनचंद है, उसको आप भगा दो, मार दो और कुमाऊं को लूट लो। ये आइडिया इसने दे दिया इसको बढ़िया सा। और जब यहां पर आया तो इस समय अगर मैं अब बताऊं हल्का सा थोड़ा सा नेपाल के बारे में, तो नेपाल इस समय बहुत ही पावरफुल हो रहा है। अगर आप नेपाल की जानकारी लेना चाहते हैं, नेपाल इतना पावरफुल हुआ है कि नेपाल ने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया है और नेपाल की सीमा सीधी डायरेक्ट कुमाऊं की सीमा से टकरा चुकी है यहां पर। और इसको हर हालत में साम्राज्य विस्तार करना है, यानी ये इसको तोड़कर आगे बढ़ेगा। बाकी इसको तोड़ के तो आगे बढ़ना ही था, पर इसके पास खुद ब खुद मोहरा चलकर आ गया। इसने जो है सारी कुमाऊं की कमजोरियां बता दी, कहां से जाना है, कहां आक्रमण करना है, कैसे कुमाऊं को। तो ये हर्षदेव जोशी ख्वाब देख रहा था कि भाई नेपाल तो इतना बड़ा राजा है, ये कहां कुमाऊं का राजा बनेगा, कहां कुमाऊं को छीनेगा, कुमाऊं को जीतेगा, लूटेगा और मुर को जो है यहाँ का राजा बना देगा। यानी हर्षदेव जोशी फिर से ख्वाब देख रहा कि अब मैं दोबारा से यहाँ का राजा बनूंगा। नेपाल गया और वो दिन आ गया 1790 का। 1790 में यहां पर मोहनचंद का जो बेटा था महेंद्र चंद, इस समय चंद राजवंश की गद्दी पर कौन बैठा है? महेंद्र चंद। और इधर से सन 1790 में भयानक आक्रमण किया है किसने? नेपाल ने, गोरखों ने। और इस आक्रमण में महेंद्र चंद की क्या होती है? पराजय होती है। जैसे महेंद्र चंद हारता है, यहां से चंद राजवंश को उखाड़कर सीधा गोरखों ने क्या कर दिया? इस कुमाऊं पर गोरखा राजवंश स्थापित कर दिया। अर्थात यहां पर क्या हो गया? गोरखा राज्य स्थापित हो गया। तो हर्षदेव जोशी का जो ख्वाब था कि ये जो है कुमाऊं को जीतेंगे, कुमाऊं को जीतने के बाद इसको लूटेंगे और बाकी मुझे राजा बना देंगे, ये इसका ख्वाब ही रह गया। अब इसका ख्वाब जो ख्वाब रहा, तो हर्षदेव जोशी को इन्होंने क्या बना दिया? अपना यहाँ पर एक, इसको भी एक पद दे दिया यहाँ का। बाकी इस कुमाऊं वाले क्षेत्र को अब गोरखों ने क्या कर दिया? इस वाले क्षेत्र को इन्होंने अपना एक सूबा बना दिया। यानी सूबा का मतलब है प्रांत, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है नेपाल राज्य का प्रांत बन गया। कौन सा? यानी कुमाऊं। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1790 में कुमाऊं किसने जीत लिया? गोरखों ने जीत लिया। और हर्षदेव जोशी के ख्वाब जो है चकनाचूर हो गए। ये सोच में पड़ गया, इसने सोचा कि यार ये तो यहाँ के राजा बन बैठ गए, मेरा तो जो है मामला उल्टा हो गया, अब क्या होगा? बेचैन आत्मा है, शांत तो नहीं रह सकता है। तो दिमाग दौड़ाने लगा कि महाराज आप यहां क्या कर रहे हैं? गोरखा राजा को बोल रहा है, यहां क्या करोगे आप? इसमें कुछ भी नहीं है। यहां जाओ ना पड़ोस में, जहां बहुत पुरानी रियासत है और बहुत पैसा है, यहां पर आक्रमण करो और उसको जीतो आप। यहां कुछ नहीं है रखा हुआ। गढ़वाल में जाओ, गढ़वाल पर आक्रमण करो। गोरखे बहुत तेज, गोरखों का तो साम्राज्य विस्तार चल रहा है। गोरखों ने कहा कि बता फिर गढ़वाल में क्या पावर है, क्या कमजोरी है, मुझे जरा बता दे। तो इसने जो है सारे भेद बोल दिए। कहां के? गढ़वाल के। कि भाई कुछ नहीं है, आप जाओ, यहां से जाओ, वहां से जाओ। सारे रास्ते इसको पता ही थे, जोशियानी कांड कर चुका पहले ऑलरेडी। तो इस तरह से सारे के सारे रास्ते इसको बता दिए। गोरखों ने कहा कि ठीक है जी, धावा बोलेंगे।
अर्थात उत्तराखंड पर गोरखों का सबसे पहला आक्रमण कब हुआ, तो आप खुद ही को पता है 1790 में। अगर क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड पर गोरखों का सबसे पहला आक्रमण 1790, कहां पर, क्या, कुमाऊं में, 1790 में कुमाऊं को जीता। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल पर गोरखों का पहला आक्रमण कब हुआ, तो जस्ट इसने पूरा आइडिया दे रखा और जस्ट एक साल बाद यानी कि सन 1790 में इन्होंने यहीं पर भी आक्रमण किया। तो गढ़वाल पर इनका जो आक्रमण हुआ वो एक साल बाद हुआ 1791 में। तो 1791 में गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण होगा एक साल बाद। और अब हम लोग पढ़ेंगे गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण। तो चलिए अब जाने और 1791 में गढ़वाल पर गोरखाओं के आक्रमण पर चर्चा करें। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक का मामला आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, आपको कोई बाधा समझने में नहीं आ रही होगी। हाँ जी, कोई समस्या यहां तक? अगर समस्या नहीं है तो वीडियो को जरा थोड़ा सा भाई शेयर भी कर दो। सर बायोलॉजी की क्लास भी चल रही? हाँ जी किरण जी, बायोलॉजी की क्लास भी शुरू होने वाली है जल्द, तो आप निश्चिंत रहे, टेंशन ना ले। रीना जी मैसेज डिलीट क्यों कर रही है आप, मुझे पढ़ने तो दीजिए। सर जी चाय पी लो। अरे तिल लोग जी यार, चाय कोई कौन देगा चाय मुझे इतनी रात को। पहले होता था चाय आती थी, चाय में पीता था, अब तो कोई चाय भी नहीं पिलाता। मुझे लग रहा मुझे शादी करने पड़ेगी अब उसके डर के आगे जीत है। हाँ मैं डर के आगे जीत पी रहा हूँ। आकाश चौधरी भाई बड़ा दुर्गामी आदमी है, डर के आगे जीत है। चलिए जी, खैर फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब इसके बाद समझेंगे आगे कि आखिर में गढ़वाल पर गोरखों का जो पहला आक्रमण है, चर्चा का केंद्र बिंदु होगा अब ये। आदर्श को मेरा जो है हाय बोल देना आप। तो आदर्श जी भी देख रहे हैं, आदर्श भी सोच रहे होंगे भाई मुझे किस तरह से राजा किस टाइप का बनना है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पुत्र भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इंग्लिश एलटी की क्लास शुरू करने वाले। मैंने आपको बताया है कि जो भी इंग्लिश एलटी में मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मैसेज भेजें इंग्लिश की, हाय कि अपना लिखे कि मुझे इंग्लिश के लिए करना है। तो हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उसमें आपको फिर हम बैच शुरू कर रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा रहे, चलिए धन्यवाद। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र भाई अभी बहुत कम है, अभी आप खुद ही लगा लो, 97 का मेरा जन्म है। चाय भिजवा दो? हाँ 3 लोग भिजवा दो, देखता हूं अगर झूठ बोला ना भाई कल वहीं पे आके पकड़ूंगा फिर। चाय भिजवा दो जरा, देख जल्द से जल्द। तो चलिए भाई खैर फिलहाल आगे बढ़ता हूं और यहां पर अब आक्रमण होने वाला है गढ़वाल पर, और यहां तक आप समझ भी गए। तो चलिए, गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण, चर्चा का केंद्र है ये वाला। गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण, और आक्रमण कब होगा? सन 1791 में। तो चलिए आए जाने इस आक्रमण के बारे में भी। अगर हम लोग बात करें तो 1790 में तो गोरखाओं ने कुमाऊं को जीत लिया है, और 1791 में हर्षदेव जोशी के कारण इनको आक्रमण करना पड़ा। कहां पर? तो 1790 उत्तराखंड पर और कुमाऊं पर पहला आक्रमण यानी कि यहां पर हुआ, और 1791 में इनका आक्रमण जो रहा है वो 1791 का गढ़वाल पर गोरखाओं का पहला आक्रमण होगा। आक्रमण जो है 2 टोलियों के साथ किया गया, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने कहा कि गढ़वाल की सेना कुमाऊं की सेना नहीं है। कुमाऊं तो कमजोर था इस समय तक, गढ़वाल में प्रद्युमन शाह है राजा, और वहां की जनता का समर्थन भी गढ़वाल की राजा को है। तो वहां पर जो है आप जो है इस टाइप की भूल ना करें कि आप जो है एकदम सेना लेकर जाओ और गढ़वाल जीत जाओ। वहां पर मुकाबला होगा, इसलिए सेना को 2 दिशाओं से भेजी जाए। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है जी 2 दिशाओं से भेजेंगे। एक सेना भेजी गई उत्तरी गढ़वाल दिशा से, यानी कि अल्मोड़ा द्वाराहाट होते हुए सीधा कहां पर भेजी गई? यानी चांदपुरगढ़ के पास, यहां पर भेजी गई। और इसका जो नेतृत्व दिया गया वो गंगाराम के पास दिया गया कि भाई गंगाराम जाएगा यहां से।
गंगाराम ने गोरखा सेना का नेतृत्व किया। और यहां पर जो चांदपुरगढ़ की सेना थी, लोहाबगढ़ की सेना थी ये वाली, तो लोहाबगढ़ की सेना का युद्ध हुआ, लोहाबगढ़ की सेना का। और युद्ध कहां पर हुआ? बेनीताल। ये बेनीताल का युद्ध कहलाता है, बेनीताल का युद्ध। चमोली में जगह पड़ती है बेनीताल का युद्ध। तो बेनीताल का जो युद्ध है ये गढ़वाल सेना यानी कि लोहाबगढ़ की सेना और गंगाराम के बीच हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि इन्होंने गंगाराम को यानी कि मार दिया। गंगाराम की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है कि गोरखे हार गए। लेकिन एक सेना भेज रखी इधर से सीधा नीचे से श्रीनगर से होते हुए, और यहां से आगे पहुंचते हुए इन्होंने एक पट्टी पड़ती है कौड़ियागढ़ पट्टी। तो कौड़िया पट्टी को जो है तबाह करते हुए, क्योंकि तूफान के साथ आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए सीधा ये कहां पर पहुंच गई? श्रीनगर पहुंचने वाले थे, लेकिन श्रीनगर से पहले आ गया क्या? लंगूरगढ़। तो जस्ट लंगूरगढ़ के पीछे यहां पर जो है श्रीनगर है और राजधानी है पंवार राजवंश की, लेकिन उससे पहले यहां पर आ चुका है लंगूरगढ़। और ये लंगूरगढ़ एक बड़ी सैन्य इंपॉर्टेंट चौकी है। यहां पर जो है अगर इसको आप पार करेंगे तभी आप जो है श्रीनगर में पहुंचेंगे, यानी कि इनकी राजधानी में पहुंचेंगे। गोरखाओं ने क्या कर दिया? यहां पर डेरा डाल दिया इस जगह पर, यहां पर लंगूरगढ़ के नीचे, और ऊपर जो है पंवार राजवंश की सेना है इस जगह पर। बड़ा धमाकेदार घमासान युद्ध रहा लंगूरगढ़ का युद्ध, 1791 का युद्ध। गोरखे भी जो है नीचे डटे रहे और ऊपर पंवार राजवंश की सेना भी डटी रही। युद्ध को काफी टाइम हो गया, 1791 से युद्ध चल रहा है, चलता रहा। मामला जो है एक तरह से पेचीदा हो रहा था दोनों तरफ से। असल में क्या हुआ कि जो ये लंगूरगढ़ है, इस लंगूरगढ़ में जो यहाँ पर रसद आती थी खाद्य सामग्री, उस खाद्य रास्ते पर जो है अधिकार कर दिया था किसने? गोरखों ने। मतलब वो सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर राशन की, पानी की किल्लत हो रही थी लंगूरगढ़ में। कहने का मतलब है कि जो गढ़वाल की सेना है वो अब ज्यादा दिनों तक नहीं लड़ सकती थी। गढ़वाल की सेना एक तरह से अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। मामला यहां पर चल ही रहा था, गढ़वाल की सेना कमजोर पड़ी रही थी। अचानक से खबर आती है नेपाल से, यहां से एकदम से जो है पासा पलट गया। नेपाल से खबर आती है कि जो ये ऊपर का इलाका आपको दिख रहा ना, ये वाला, ये है चीन। और चाइना ने इस दौरान एक बहुत ही भयानक आक्रमण कर रखा था, और ऐसी खबर आ रही थी कि चाइना जो है नेपाल की तरफ भी बढ़ सकता है। मतलब जल्द ही चाइना नेपाल की तरफ आ सकता है। तो चाइना नेपाल की तरफ आ सकता है, तो ऐसी खबर सुनकर ये नेपाल के अस्तित्व की बात आ गई थी, क्योंकि चाइना नेपाल पर आक्रमण करेगा तो नेपाल को तबाह कर देगा। तो नेपाल राजा को बहुत भय सताया, और नेपाल राजा ने जितने भी उसके सूबे थे, जो जो भारत के क्षेत्र जहां जहां सेना थी, सबको अल्टीमेट दे दिया कि तुरंत नेपाल सारी सेना पहुंचे, अपना राज्य खतरे में है। तो यहां पर देखो नेपाल वालों ने चाल चल दी। जब यहां पर भी संदेश आया कि इनको वापस जाना था, तो इन लोगों ने यहां पर ये खबर तो नहीं दी कि हमको इमरजेंसी जाना पड़ रहा। तो इन्होंने कहा कि देखो, इनको ये पता था कि गढ़वाल की सेना की हालत खस्ता हो रही है, तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, हम एक संधि करते हैं और संधि के तहत हम वापस जा रहे, नहीं तो कि हम गढ़वाल को पूरा की पूरा छीन लेंगे। और गढ़वाल वास्तव में हारने वाला था। तो फिर गढ़वाल को भी मौका मिल गया, इनको मौका मिल गया, गोरखों को भी बढ़िया टाइम मिल गया। तो यहीं पर जो है 1792 में एक संधि होती है, और इस संधि को इतिहास में लंगूरगढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर होती है लंगूरगढ़ की संधि। लंगूरगढ़ की संधि 1792 में होती है, और इस संधि में सारा की सारा जो पक्ष है वो गोरखों की तरफ जाता है, क्योंकि गढ़वाल वालों को लगा कि चलो यार ये बेचारे संधि कर रहे, जबकि इनकी तो परेशानी थी खुद भी, और गढ़वाल वाले वैसे भी हार रहे थे। संधि में यह नतीजा निकला कि 3000 रुपए गढ़वाल का राजा क्या करेगा? वार्षिक कर देगा। तो 3000 रुपए वार्षिक कर गढ़वाल राजा पर तय कर दिया कि ये देगा यहां पर गोरखाओं को। और साथ ही साथ कहा कि गोरखाओं का एक व्यक्ति, जो गढ़वाल की मंत्री परिषद है, जो निर्णय करती है, जो सारी चीजें बनाती है, तो मंत्री परिषद में एक गोरखा व्यक्ति रहेगा। मतलब जो गढ़वाल का निर्णय लेते कि युद्ध करे क्या करे, वहां एक गोरखा व्यक्ति रहेगा। मतलब ये बेचारे गढ़वाल के पंवार राजवंश के लोग ना तो प्लानिंग बना सकते, वो वहीं है, और ऊपर से 3000 रुपए ऐसी परिस्थितियों में इनके ऊपर टैक्स भी लगा रखा है, और लंगूरगढ़ की संधि करके वापस चले गए। तो इस तरह से लंगूरगढ़ की भाई संधि हो गई। यानी कि गढ़वाल पर गोरखों का पहला आक्रमण 1791 का था, और 1792 में लंगूरगढ़ की संधि के साथ खत्म हुआ। गोरखे वापस चले गए, हालांकि वो चीन का युद्ध नहीं हुआ, मामला रफा दफा हो गया। तो ये जर्नी थी यानी कि 1791-92 तक की। अब इसके बाद की जो जर्नी शुरू होती है उसको कहा जाता है यानी कि प्रद्युमन शाह के समय आर्थिक
तंगी और अकाल जैसी स्थिति। अब जो है सोचो, अभी इतना बड़ा ये झंझट झेला है इस बेचारे ने, प्रद्युमन शाह ने, अचानक से जो है अब गढ़वाल में एक बहुत बड़ा क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है। ये अकाल जो है सन 1794-95 में पड़ा। 1794-95 का इतना भयानक अकाल था। अगर हम इसको विक्रम संवती की बात करें तो विक्रम संवती उस समय, क्योंकि विक्रम संवती चलता था, तो ये था 1851-52 चल रहा था, इसीलिए इसको उत्तराखंड के इतिहास में इक्यावनी और बावनी, इक्यावनी बावनी है ना, तो इसको जो है इक्यावनी और बावनी के अकाल के नाम से जाना जाता है। तो इक्यावनी बावनी का अकाल, ये इतना भयानक अकाल था कि यहां पर गढ़वाल में सब कुछ सूख गया, कुछ भी नहीं बचा। यानी बेचारा प्रद्युमन शाह की हालत बहुत खस्ता हो गई। इस अकाल ने आर्थिक रूप से प्रद्युमन शाह की क्या कर दी, कमर तोड़ दी। अकाल ने आर्थिक रूप से प्रद्युमन शाह की कमर तोड़ी और इसकी खबर यहां पर मिल गई किसको, यानी कि गोरखों को। गोरखाओं को जैसे खबर मिलती है कि वहां पर अकाल पड़ा है, गोरखे क्या करते, तुरंत संधि जो हुई है 1792 की, उस संधि का उल्लंघन करते, फरमान भेजते हैं कि अब हमको जो है 15,000 रुपए वार्षिक कर चाहिए। सोचो, ये बेचारा 3,000 रुपए नहीं दे पा रहा, अकाल इतना बड़ा, इन्होंने कहा 15,000 चाहिए। अगर 15,000 नहीं दे सकते हैं तो हम तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार है। प्रद्युमन शाह करे तो करेंगे, युद्ध के लिए तैयार है। तो प्रद्युमन शाह पर संधि का इन्होंने उल्लंघन करके 15,000 रुपए वार्षिक भी कर दी। प्रद्युमन शाह की हालत बहुत ही खस्ता हो गई, बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ है। 94-95 में अकाल पड़ा, 97, 98, 99, 100, इन 3 सालों में जो है गुजर, मराठे, सिख, इन सब ने देहरादून पर धावा बोला और देहरादून को लूटा। अर्थात अब जो है प्रद्युमन शाह सन 1794 से लेकर सन 1800 ईस्वी तक आर्थिक रूप से बिल्कुल जीरो हो गया। प्रद्युमन शाह बिल्कुल कंगाल हो गया। बची कुची जो कसर थी, अब देखो कितने इसकी किस्मत खराब चल रहे। यहां पर क्या हो रहा था कि हर चीज जो है, असल में अब एक कैरेक्टर आपको बताता हूं कि इस समय श्रीनगर में मोलाराम भी है। मोलाराम कैरेक्टर मैंने आपको बताया नहीं, ये वाला, ये जो मोलाराम है, मोलाराम बहुत पहले से, जब मैंने आपको प्रदीप शाह पढ़ाया था तो प्रदीप शाह के समय से मोलाराम जो है पंवार राजवंश के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और यही मोलाराम जो है प्रदीप शाह के बाद आगे चलकर ललित शाह के समय भी बहुत बड़ा चित्रकार था। ललित शाह के बाद आगे चलकर जो है जयकृत शाह के दरबार में भी बहुत बड़ा चित्रकार था। लेकिन जब प्रद्युमन शाह गद्दी पर बैठा तो प्रद्युमन शाह ने क्या किया, इसने जो षड्यंत्र थे उस दौरान सारा अपने हिसाब से प्रशासन बनाया और मोलाराम को जो है मुख्य कवि से हटा दिया, मतलब जो दरबारी कवि होता है वहां से हटा दिया और दूसरा रखा होगा। तो मोलाराम बड़ा नाराज हुआ कि मैं इतना सीनियर व्यक्ति था, वहां से लेकर चला आ रहा हूं, बुजुर्ग आदमी, और मेरे को हटा दिया। मोलाराम ने टशन ले लिया प्रद्युमन शाह से। और मोलाराम क्या करता था, प्रत्येक खबर गोरखाओं को भेजता रहता था यहां से कि अभी ये सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन है। और आखिर में जैसे ये आर्थिक स्थिति से उभर ही रहा था, अचानक से सन 1803 में एक गढ़वाल का बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया। इतना भयानक भूकंप आया कि जिसका बद्रीनाथ में सेंटर था और पूरा श्रीनगर आदि तबाह हो गया। यही वो भूकंप है जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अजयपाल का जो राजमहल था वो किस में पूरा की पूरा खत्म हुआ, तो 1803 के भूकंप में हुआ। 1803 का भूकंप में राजधानी श्रीनगर और गढ़वाल जो है अस्त व्यस्त खत्म हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि मात्र 2500 व्यक्ति ही जो है गढ़वाल में अच्छी अवस्था में, बाकी सब टूटे फूटे पड़े हुए, किसी का सर फटा हो, किसी का पैर टूटा हो, किसी का क्या हुआ है। तो कहते हैं कि इस भूकंप के बाद अब प्रद्युमन शाह सैन्य रूप से भी कमजोर हो गया। और यह समाचार 1803 को सीधा मोलाराम ने यहां पहुंचाया और 1803 में यहां से जो है फिर से, यानी कि अब पूरा मौका मिल गया था गोरखाओं को। गोरखा चाह रहे थे कि जब बुरी तरह से कंगाल हो जाए तब हम सीधा गढ़वाल में आक्रमण करेंगे। अर्थात गोरखाओं ने अपनी सेना तैयार की। हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, एक से बढ़कर एक सेनापति, और रातों रात यहां से निकले और सीधा यहां पहुंचे श्रीनगर। लेकिन उससे पहले जब यह भूकंप हुआ तो प्रद्युमन शाह ने मोलाराम को सारा राजपाट सौंपकर अपनी फैमिली के साथ उत्तरकाशी आया। उत्तरकाशी से ये जब यहां पहुंचा तो उत्तरकाशी से देहरादून पहुंचा। लेकिन इस दौरान यहां से गोरखे भी गढ़वाल पर पहुंचे और राजधानी श्रीनगर में 1803 में आधिपत्य किया और पीछा करते हुए उत्तरकाशी से देहरादून। यहां की स्टोरी मेरे पास समय कम है क्योंकि
खुड़बुड़ा का जो युद्ध है, गढ़वाल पर गोरखाओं का दूसरा आक्रमण है, इसके लिए मेरे पास समय की कमी है, क्योंकि इसके बाद आपके बीच आने वाले हैं राणा सर। तो बड़ा शानदार इतिहास है, और जो खुड़बुड़ा का युद्ध है उसमें जो है वीरता के साथ लड़ता है प्रद्युमन शाह, इतनी वीरता के साथ कि सोचो, आर्थिक रूप से कंगाल है, सैन्य रूप से कमजोर है, फिर भी सारा राजपाट, अपने रानियों के गहने सारे सहारनपुर में बेचकर फिर सेना इकट्ठी करके, तब जब तक खुड़बुड़ा, देहरादून जहां पर हूं मैं, खुड़बुड़ा के मैदान में सेना खड़ी करता है, तब तक गोरखों की सेना भी वहां पर खड़ी होती है। एक भयानक विशाल युद्ध खुड़बुड़ा का लड़ा गया, और उस खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह ने अपने प्राण त्यागे, मतलब जान दे दी और शहीद हो गए। तो ऐसा इतिहास है, यानी कि राजा प्रद्युमन शाह का। खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही है, बाकी धन्यवाद, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। राणा सर आपका वेट कर रहे हैं, जरूर सभी लोग जुड़े रहें। राणा सर की धमाकेदार अंदाज में कोई जाए नहीं। अच्छा, उससे पहले एक चीज बोलना भूल गया, सभी लोगों को अभी जाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया था, क्योंकि आप लोगों के लिए जो ऑफर का दिन था वो आखिरी दिन हमारा आज है। कहाँ गया ये वाला? अरे किधर है भाई? ठीक है भाई, सबसे पहले यानी कि हिंदी का मेंस का बैच, इसके बाद भाई आप सभी लोग ध्यान रखें, केवल और केवल आज और कल आखिरी दिन है इस पर ऑफर का। हमारा हिंदी का जो ये बैच है, ये हिंदी का मेंस का बैच है, और अगर आप हिंदी मेंस में जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे आप लोग जुड़ भी चुके हैं, और यदि आप लोग भी हिंदी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच को आप लीजिए, ये इस समय आपके पास ऑफर में है, और फटाफट से आप हिंदी मेंस में शामिल हो जाइए। हिंदी मेंस के अलावा आपके पास जो दूसरा स्पेशल हमारा बैच बना हुआ है वो डीएलएड का बैच है। डीएलएड के बैच में भी आपके पास आज और कल पूरा की पूरा हमने इतने दिनों तक ऑफर में रखा हुआ है। यदि आप डीएलएड से भी जुड़ना चाहते हैं, हमारा डीएलएड का कोर्स शुरू हो चुका है, तो फटाफट से डीएलएड में जाकर आज ही एंटर हो, क्योंकि डीएलएड का आज रात 12 बजे तक ऑफर है, कल आपका डीएलएड का ऑफर हट जाएगा। तो आप लोग जो भी डीएलएड की तैयारी करना चाह रहे हैं और हमारे साथ, हमारी टीम के साथ एकदम धमाकेदार अंदाज में, तो फटाफट से आप ज्वाइन हो जाइए। बाकी मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है, राणा सर की क्लास में सभी लोग जाइएगा नहीं, एकदम आज शानदार टॉपिक शुरू होने वाला है। धन्यवाद।